आज हमारे साथ यूपीएससी में 115वां रैंक लेने वाली नारोद की बेटी सोनिया कटारिया हमारे साथ है। सोनिया कटारिया से हम हर पहलू पे बातचीत करेंगे। उनसे पूछेंगे कि ये उन्होंने जो ये मुकाम हासिल किया है, उन्होंने इस दौरान किस किस कठिनाई से वो गुजरी हैं और उन्होंने घर वालों से जो दूर रही हैं वो उन्होंने घर वालों की जुदाई को कैसे याद किया, कैसे वो इस पूरे मुकाम तक वो पहुंची है। हर पहलू पे हम बातचीत करेंगे। सोनिया, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू सर। सोनिया, जो आपने 115वां रैंक हासिल किया है, कभी सोचा था 115वां रैंक आएगा? बस मेहनत करने का सोचा था कि सिलेक्शन हो जाएगा, पर रैंक का कभी नहीं सोचा था कि कितना रैंक आएगा। अच्छा, सबसे पहले मैं अगर आपकी बातचीत करूं, सबसे पहले पूछूं आपसे कि आपने कभी सोचा था कि मैंने क्या बनना है और कौन सी क्लास में सोचा था? जब आप 10th में होते हैं तो सोचने लग जाते हैं करियर में हम कहाँ जाना है। 10th में आपने क्या सोचा था? मैंने 10th में बायो के बाद 11th-12th में बायो ली थी। मुझे मेडिकल फील्ड में जाना था, पर मैं उसमें नहीं जा पाई। तो फिर मैंने मास्टर्स करी बॉटनी से, और जब मैं यूनिवर्सिटी में थी चंडीगढ़ में, पंजाब यूनिवर्सिटी में, तब कुछ टीचर्स से इंटरेक्शन हुआ और तब मुझे लगा कि मुझे सिविल्स में जाना है। तो जैसे टीचर से अपना मार्गदर्शन किया तो उसके बाद आपने क्या सोचा कि भाई मैं किस प्रकार जाऊंगी, उसकी तैयारियां कैसे स्टार्ट की? मैंने सोचा था कि मैं पहले कोचिंग लूँगी, तो मैंने कोचिंग ली थी पहले, और फिर उसके बाद सेल्फ स्टडी की थी और फर्दर अटेम्प्ट्स दिए थे। जैसे कोचिंग ली, आपने कोचिंग स्टार्ट करी है, कितने साल तक कोचिंग ली और कोचिंग के दौरान आपने कैसे अनुभव रहे, वो अनुभव डिटेल में बताइए थोड़ा। कोचिंग एक ही बार ली थी। कोचिंग लेने के बाद एक ही बार कोचिंग लेना सफिशिएंट रहता है, और थोड़ा-सा आपको बेसिक पता चल जाता है हर सब्जेक्ट का, और कोचिंग लेने के बाद फिर खुद सेल्फ स्टडी करनी होती है, कुछ टेस्ट सीरीज़ लगानी होती हैं, तो उसी से किया था। अगर मैं पूछूं भाई कोई और आप जैसी बनना चाहती है, बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो आपको आजकल अपना वो मान रही हैं रोल मॉडल की, बस हम भी सोनिया जैसा इतना रैंक लेके आई, तो उनको सबसे पहले क्या चीज करनी चाहिए, क्या करें वो? जैसे +2 पास है, बीए ग्रेजुएशन की, उसके बाद में वो क्या करें? मतलब मैं तो चाहूँगी मुझसे और बेहतर करें सब, मुझसे और आगे जाएँ। बाकी ठीक है, सबसे पहले तो अपने में विश्वास होना बहुत ज़रूरी है, ट्रस्ट होना ज़रूरी है कि हाँ, हम कर सकते हैं, कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हम कोई चीज़ अचीव कर सकते हैं। उसके बाद पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। जो भी आपका ड्रीम है, आप ही हो, आपका सपना है, तो आप ही उसके लिए सबसे पहले खड़े होते हो। तो आपको ही सबको मनाना होता है कि मुझे ये चीज़ करनी है, तो अपने सपने पे पूरा अडिग रहें कि मुझे ये चीज़ करनी है, और ठीक है, ट्राई करते रहें, पढ़ते रहें। जैसे आप बीए के बाद में घर वालों से दूर रहने लगा, आपकी हॉस्टल लाइफ स्टार्ट हो गई है, जी। घर वालों से आप बहुत दूर रही हैं, तो अकेले में अगर घर वालों के पास होते तो अच्छी तैयारी होती, या आप घर वालों से दूर रहे तो अच्छी तैयारी हुई? वैसे तो ग्रेजुएशन से ही मेरा बाहर रहना स्टार्ट हो गया था, तो कभी-कभी जब लगता था कि नहीं बाहर ठीक से नहीं पढ़ा जा रहा है, तो घर पे आके पढ़ा गया, और कभी-कभी लगता था कि घर पे नहीं पढ़ा जा रहा है तो बाहर पढ़ा गया। इस मामले में पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे, उन्होंने कभी नहीं कहा कि यहाँ रहना है या बाहर रहना है, तो उन्होंने कहा कि जहाँ अच्छी पढ़ाई हो रही है वहाँ रहना है। तो मैंने भी फिर उसी के हिसाब से डिसीजन लिया। आपसे आपसे अगर पूछा जाए तो घर रह के रहना सफिशिएंट, पढ़ना जरूर सही है या बाहर? मुझे मुझे दोनों जगह ही ठीक लगा। तो मुझे लगा कि कभी-कभी कुछ-कुछ रिसोर्सेज़ घर पे अवेलेबल नहीं हो पाते थे, कुछ हम्म। ऑफ़लाइन क्लासेस वग़ैरह लेनी पड़ती थी, किसी टीचर से इंटरैक्शन करना पड़ता था, तो जब घर पे होते थे वो चीज़ें नहीं हो पाती थी। तो बाहर रहना उस टाइम ज़रूरी था, पर लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल हो गई हैं। तो ठीक है, आप घर पे रह के अगर आपको वो एनवायरनमेंट मिल रहा है, वो शांति मिल रही है कि आप पढ़ सकते हैं, तो आप घर पे रह के भी पढ़ सकते हैं। आप लड़की हैं, अकेली रही हैं, आप कभी आपको डर नहीं लगा? नहीं, डर नहीं लगा, बस मन में था कि ये चीज़ करनी है, तो फिर कुछ डर नहीं माता लगा। पिता भी ये होते हैं कि आपकी लड़की वहाँ पे अकेली है और आप भी अकेले हो, पूरा रूम में आपने जब तैयारियां की हैं, जहाँ तक मैंने आपके बारे में सुना है कि आपने अकेले रह के ही तैयारी की, आपके रूम में कोई आपकी रूममेट भी नहीं थी? स्टार्टिंग में थी रूममेट्स, फिर उसके बाद कोई नहीं था, थोड़े अकेले में पढ़ने में ज़्यादा बेटर लगता था, थोड़ा स्पेस मिल जाता था, आप कभी भी उठ के पढ़ सकते हैं, कभी भी नहीं। बाकी आस-पास में बहुत सारे दोस्त थे, जिनसे गाइडेंस मिलती रही, सपोर्ट मिलता रहा, तो कभी ऐसे फ़ील नहीं हुआ कि मैं अकेली हूँ, और मम्मी-पापा भी फ्रीक्वेंट विज़िट्स करते रहते थे, आते-जाते रहते थे, बहन-भाई आते-जाते रहते थे, तो ठीक है, मन लगा रहता था। सुना है कि आप किसी त्योहार पे घर नहीं आई? आती थी, कुछ-कुछ पे आती थी, पर वही बात हो जाती है कि आप ज़्यादा आ जाते हो तो थोड़ा-सा स्टडीज़ में ब्रेक आ जाता है। तो कभी-कभी अवॉइड किया कि रहने देते हैं। ठीक है, रिज़ल्ट अच्छा रहा तो ये भी ठीक रहा। अच्छा, तो ये बताइए, जैसे आपने दिल्ली तैयारी शुरू की थी, भैया मैंने सिविल सर्विस में जाना है, तो उसके लिए कितने घंटे आप पढ़ाई की और क्या बेस लेके आपने पढ़ना स्टार्ट किया था?
स्टार्टिंग में तो 8 टू 10 आवर्स होते थे, डेली का 8 से 10 का एवरेज निकलता था। फिर जैसे-जैसे एग्ज़ाम्स पास में आते थे तो 14 भी हो जाते थे, 16 भी हो जाते थे। कभी दिन में पढ़ा, कभी रात में पढ़ा, तो कभी भी ऐसे बाउंडेशन नहीं रखी कि इसी टाइम पढ़ना है, इसी टाइम टारगेट पूरा होना चाहिए, चाहे टारगेट कितने भी टाइम में पूरा हो। बाकी मैं साइंस बैकग्राउंड से थी, तो मेरा कोई हिस्ट्री, सोशल साइंस का बेस नहीं था। वो सब जब कोचिंग ली, टीचर्स से पढ़ा, तो एक फाउंडेशन क्रिएट हुआ, बाकी उसके बाद खुद से सेल्फ स्टडी करी। जब आपका इंटरव्यू हुआ, आपको इंटरव्यू में ये लगा था कि अब की बार मेरा इतना अच्छा रैंक आ जाएगा? इंटरव्यू कितना अच्छा इंटरव्यू रहा था आपका? इंटरव्यू मेरा अच्छा था, बाकी इस बार मुझे स्टार्टिंग से ही थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस, मतलब बाकी के अटेम्प्ट्स में और इस अटेम्प्ट में ये फ़र्क था कि एक एटीट्यूडनल चेंज था, थोड़ा-सा सेल्फ बिलीफ इस बार ज़्यादा था। मैं पहले से ही सोच के गई थी कि मुझे पेपर के बाद ऐसे हँस के निकलना है, तो मैं पेपर के बाद, हर पेपर के बाद मैं हँस के ही निकलती थी कि जो हो गया है मैंने तो मेरी तरफ से कर दिया, बाकी जो चेक करेगा वो देखेगा। जैसे आपका पेपर कितने अंक का पेपर होता है आपका, रिटन्स का जो होता है? हाँ जी। ये पेपर 3 लेवल का होता है। सबसे पहले प्री होता है जिसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं, 200 मार्क्स का होता है। ये क्वालिफाइंग होता है, इसकी कट ऑफ निकलती है, इसके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं। फिर ठीक जो है। दूसरा स्टेज होता है वो मेंस का होता है, जिसमें 4 जीएस के पेपर होते हैं, 2 ऑप्शनल के होते हैं, मेरा ऑप्शनल बॉटनी था, और हिंदी और इंग्लिश होता है जो कि क्वालिफाइंग होता है, और एक एस्से होता है। फिर जो ये क्वालिफाई कर लेता है उसके बाद इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू कितने नंबर का होता है? इंटरव्यू 275 मार्क्स का होता है। इंटरव्यू में बोलते हैं कुछ भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपके सब्जेक्ट में नहीं होते, क्या ऐसा होता है? मतलब वो किसी ना किसी सिरे से क्वेश्चंस निकलते हैं, कभी-कभी जो आपके फॉर्म में लिखा होता है उससे निकलते हैं, कभी आप कुछ ऐसा बोल देते हैं, उससे कोई क्वेश्चन पे क्वेश्चन निकलता है, और उनको भी अपने आगे भावी अवसर देखने होते हैं, तो वो कभी-कभी ऐसी सिचुएशन देते हैं कि अगर आप इस तरीके से ऐसे होंगे तो आप क्या करेंगे? इस तरीके से क्वेश्चंस। आपके सामने ऐसी क्या क्वेश्चन आया कि आप उसको देख के ये हो गए भाई, ये तो बड़ा क्वेश्चन आ गया है? क्या क्वेश्चन आया था आपके आगे? मेरे आगे ज़्यादातर क्वेश्चन, मेरे फॉर्म में एक मैंने हॉबी लिखी थी, सिंगिंग एंड लिसनिंग टू फोक सॉन्ग्स, पंजाबी फोक सॉन्ग्स, जो कि मुझे मम्मी ने सिखाए थे। तो मेरा स्टार्टिंग में इंटरव्यू फ़ोक के बारे में था कि आप क्या समझते हैं इसके बारे में? क्या आज इतनी सारी मॉडर्न वैल्यूज़ आ गई हैं, तो आपको अपने कल्चर से रहना चाहिए कि नहीं अटैच? कल्चर एक यूनाइटिंग फैक्टर है या डिवाइडिंग फैक्टर है? कुछ मेरे सब्जेक्ट से बॉटनी रिलेटेड थे, कुछ एनवायरनमेंट रिलेटेड थे, तो इस तरीके के क्वेश्चंस थे। कोई एक आधा ऐसा क्वेश्चन बताओगे जो आपसे पूछा गया हो? मुझसे पूछा गया था, एक मैंने अपने फॉर्म में टप्पे लिखे थे, पंजाबी फ़ोक सॉन्ग्स एंड टप्पे, तो मुझसे पूछा गया था कि टप्पे क्या होते हैं? और अगर आप कोई टप्पा गा के बता दें तो ये क्वेश्चन था। तो एक वो टप्पा हम सुनना चाहेंगे जी आपसे। वो फिर कभी नहीं, आज ये देखो हमारे दर्शक हैं और काफी लोगों को पर काफी लोग सोच भी रहे हैं कि भाई जो क्वेश्चन आया था वो एक दो क्वेश्चन सामने आए। ये फिर सुनते हैं ना टप्पा। थोड़ा करके दिखाओ। ये मेरी मम्मी आपको सुना देंगी, उन्होंने ही मुझे सुनाया है अरे तो। मम्मी से तो सुनेंगे, आपसे भी सुनेंगे। नहीं, पर आप ओरिजिनल से सुनिएगा। थोड़ा सा सुना के दिखाओ। तुसी साइकिल चलाई जाने हो, तुसी साइकिल चलाई जाने हो, ओ ਤੁਹਾਡੀ कौन लगदी जिन्नू पिछू बिठाई जाने हो। जी थैंक यू। आपने इतना अच्छा तरह के सॉन्ग सुनाया और काफ़ी अच्छा गाती हैं आप। अगर आप इस मुकाम तक नहीं पहुंचती तो आप सिंगिंग में भी बहुत ऊंचा मुकाम हासिल करती। तो जो आपको आजकल लड़कियां या लड़के ये रोल मॉडल के रूप में देख रहे हैं, पूरे एरिया में आजकल आपका नाम चल रहा है कि वह सोनिया कटारिया ने इतना अच्छा रैंक लिया है, हमारे घर में हमारी बेटी भी ऐसे रैंक लेके आई, तो आपका उनके क्या क्या मैसेज है उनके नाम? मेरा वही मैसेज रहेगा कि आप जो भी करना चाहते हैं अपने ऊपर विश्वास रखिए और ट्राई ज़रूर करिए। मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में जो सबसे ख़राब चीज़ होती है वो होता है काश, रिग्रेट करना, कि हम रिग्रेट करते हैं कि काश मैं ये चीज़ कर लेती, या फिर, तो इसलिए जो भी आपका सपना है उसके लिए करिए, ट्राई ज़रूर करिए, पढ़िए और पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए। बहुत से लड़के ऐसे हैं कि सोचते हैं कि भाई नहीं आज निकल करते हैं, आज निकल करते हैं। ऐसे युवाओं पे आपका क्या कहना है? मतलब कल तो कभी आएगा ही नहीं। हाँ, कल तो कभी आएगा तो नहीं। कल तो जो चीज़ कल भी करनी है, आज भी करनी है, तो क्यों ना अभी करी जाए, अभी से स्टार्ट करी जाए। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है, टाइम तो कभी वापस नहीं आता है। तो बेस्ट चीज़ तो यही है कि टाइम सबसे ज़्यादा वर्थ होता है, वैल्यूएबल होता है, तो बेस्ट यूज़ करना चाहिए उसका। जैसे इसमें बात आती है कि सिटिंग की, पढ़ने की, इतनी घंटे तक आप सिटिंग की पढ़ने की आदत कैसे डाली है ये आदत?
थोड़ा-सा इंटरेस्ट बन जाता था हर चीज़ के अंदर, हर सब्जेक्ट के अंदर। जब आप पढ़ते हो कि अच्छा आपके देश में ये चीज़ें हो रही हैं, ये हुई थी, तो आप इंटरेस्टेड हो जाते हो उस चीज़ों में और आपको ये चीज़ अंदर से आने लग जाती है कि मैं इम्प्रूव करूँ इस चीज़ में और पढ़ूँ और देखूँ, तो अपने आप सेटिंग आ जाती है। बाकी अगर आपका एम स्ट्रॉन्ग है, आप उसकी तरफ बढ़ते जा रहे हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं आती है सेटिंग में। आगे आप देखो बड़े अधिकारी बनने जा रहे हैं, पर जिस भी पूरे अपने राज्य में, देश के जिस भी राज्य में जाओगे, बड़ा अधिकारी लगोगे आप। तो आगे आपका क्या मोटो रहेगा? मेरा मोटो यही रहेगा कि अभी तो मुझे पता नहीं मुझे क्या काम दिया जाएगा, क्या नहीं काम दिया जाएगा, पर मुझे जो भी काम दिया जाएगा उसको मैं पूरी ईमानदारी से पूरा करूँ और बड़े अधिकारी नहीं, मैं एक पब्लिक सर्वेंट की तरह काम करूँ। जो चीज़ें मैंने आज तक सोसाइटी से ली हैं, मैं कुछ उसके लिए काम कर सकूँ, सबके लिए काम कर सकूँ, सबको मोटिवेट कर सकूँ। बस देश की तरक्की में थोड़ा-सा अपना भाग भी दे सकूँ। जैसे अगर आप कह रही देश की तरक्की में, घर के जो काम होते हैं, जब भी घर में आती थी मम्मी से कोई काम, जब मम्मी काम कर रही होती तो उसको कोई काम में हाथ बटवाते थे आप? मम्मी कभी अपने आप तो नहीं कहती थी कराने के लिए, पर मुझे मुझे खुद को ऐसे लगता था कि मैं मम्मी मम्मी सोचती थी कि मेरी बेटी तो अफसर ही बने, बस घर के काम नहीं करवाने मैंने, हैं? नहीं, वो खुद तो उन्होंने कभी नहीं कहा। उन्होंने जब मुझे पढ़ते हुए देखा तो कभी नहीं कहा कि ये चीज़ करनी है या नहीं करनी है। कुछ मैं अपने आप से कर देती थी तो ठीक है, पर उन्होंने कभी फ़ोर्स नहीं किया किसी भी चीज़ के लिए। जैसे कल को आपकी शादी होगी, शादी के बाद में आपका घर वाला ऐसा मिल जाए, भाई मैंने रोटी आपके हाथ की खानी है, तो रोटी बनानी आती है? सब कुछ आता है। सब कुछ आता है? हाँ जी, घर में साफ सफाई? सब कुछ आता है। साफ-सफाई भी करनी आती है। तो एक बार युवाओं के नाम एक संदेश दे दिए, आखिरी संदेश, कैसे कामयाब हो? सबसे पहले तो टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है। टाइम की वैल्यू करना सीखें और अपने ड्रीम के लिए लगे रहें, पढ़ते रहें। कोई भी पढ़ी हुई चीज़ कभी भी वेस्ट नहीं होती है, कभी न कभी, कहीं न कहीं काम ज़रूर आती है। तो कोई बात नहीं, अगर एक बार में सफलता नहीं मिलती है, अपनी गलतियों से सीखें और चलते रहें आगे। जी, ये थी सोनिया कटारिया। इन्होंने साफ कहा है कि आदमी को अपना एम बनाना चाहिए युवा को, तभी वो आगे बढ़ सकते हैं। अभी हम सोनिया का परिवार से भी आपको मिलवाएंगे। सोनिया का पूरा परिवार है, और जो सोनिया का परिवार है, कोई ज़्यादा हाई क्वालिटी उसका सोसाइटी का परिवार नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल परिवार है। सोनिया के दादाजी जो होते थे, वो नाड़ोद के पुराने बस स्टैंड पर चाय की दुकान चलाती थी, पेड़े की दुकान उनकी मैसूर होती थी, जो कि आज उनके छोटे बेटे बंटी हैं, वो उस कारोबार को संभाल रहे हैं। और सोनिया के जो पिताजी हैं, पहले एयरफोर्स में थे, अधिकारी थे, और आजकल बैंक में जॉब कर रहे हैं। हम बातचीत करेंगे। राजपाल जी, स्वागत है आपका। राजपाल जी, जो आपकी बेटी ने इतनी कामयाबी हासिल की है, तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? पहले तो मैं गर्व करता हूँ अपने बच्चों पे, क्योंकि इस मुकाम तक वो पहुँचे कि जहाँ मैं सोचा तक नहीं था। मेरी छोटी बेटी ने पहले सीए की, वो भी नारनौंद एरिया की शायद पहली लेडी ऐसी थी जो सीए बनी। और जो सोनिया ने किया, जो काफ़ी टाइम से मैं थोड़ा हारा हुआ महसूस कर रहा था, वो एक संजीवनी रिजल्ट के रूप में संजीवनी ऐसी लेके आई कि जो मेरी थकावट थी और वो जो भी था, मैं सब कुछ भूल चुका हूँ। राजपाल जी, आपने अपने बच्चों को इतनी अच्छी तरह से तैयार किया है, लोग भी वेट कर रहे हैं कि हम पूछें उनको, भाई कैसे तराशा उन्होंने बच्चों को, क्या फ्रीडम दी है, क्या उनको संस्कार दिए हैं कि उनके बच्चे इतने अच्छे कामयाब हुए हैं, इतने ऊंचे मुकाम तक पहुंचे हैं? देखिए, सक्सेस जो स्टार्ट होती है उसमें 3 चीज़ें मेन आती हैं। पहले बच्चे की इच्छा शक्ति, उसमें कितनी इच्छा शक्ति है। सेकंड, पेरेंट्स का त्याग। बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं, यही सोचते हैं कि बच्चा वहाँ जाएगा कैसे रहेगा, क्या खाएगा, यहाँ तो वो जली हुई रोटी तक नहीं खाता है या ऐसा नहीं करता है। पर भूखा इंसान जो है ना, कभी भी भूखा नहीं रहता है, कहीं भी रहेगा कुछ भी खा के पेट भरता है। ये त्याग आपको करना पड़ेगा। आपकी बेटी सालों आपसे दूर रही है। हाँ जी, बहुत सालों दूर रही, डर भी लगता था, पर यह था कि नहीं, मेरे को अपने बच्चों को बढ़ाना है, तो मेरे को ये त्याग करना है। तीसरा है सकारात्मक सोच। आज हमारे समाज में मैं जहाँ भी बैठता हूँ तो एक ही चीज़ बोली जाती है कि बच्चे बाहर जाते हैं तो बिगड़ जाते हैं। मेरा क्वेश्चन यही होता है, अगर बच्चे घर में बिगड़ गए तो आप क्या करोगे? ठीक बात। तो त्याग आपको करना पड़ेगा, और ये सकारात्मक सोचना पड़ेगा। और तीसरा है, कोई नेगेटिव चीज़ भी जाती है उसमें भी आप पॉजिटिव लेके आओ, तभी आप जो है ना अपने बच्चों को आगे की तरफ ले जा सकते हैं। जी, अभी सोनिया की माँ भी हमारे साथ है, सोनिया की माँ से बातचीत करेंगे। जी, बेटी होती है, सोचते हैं कि भाई बेटी बड़ी होगी, घर की साफ सफाई करेगी। हाँ, आपने सोचा था ऐसा? नहीं सर, मैंने कभी इनके ऊपर काम का बर्डन नहीं डाला। ये कहती मम्मी या तो पढ़ा लो और या काम करा लो। झाड़ू पोछे से लेके बर्तन कपड़े मैं सारा खुद ही करती हूँ। जब मैं इनको पढ़ते देखती हूँ तो मैं कोई काम नहीं कराती हूँ इनसे।
जिनको काम तो सारा आता है, काम भी सिखा काम दिया सारा आपने? आता है, अपने मन से सब करती है, या तो झाड़ू पोछा सब करेगी। अब तो ऐसे बोलती है कि मैं 2-2 बार पोछे लगाऊंगी अगर तुमने काम वाली नहीं लगाई तो। तो आपकी बेटी ने इतनी ऊंची जो छलांग लगाई है, 115वां रैंक लिया है, हाँ जी। ये बिल्कुल इस पूरे एरिया का नाम रोशन किया है, तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? इसके मतलब ये इस मुकाम पे पहुंची है, हमने बहुत खुशी है। इसने मम्मी पापा का नहीं, पूरे परिवार का नहीं, पूरे पंजाबी समाज का, पूरे नारनौंद का नाम रोशन किया। और मैं तो एंड में यही कहूंगी कि लहरों से बचकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। जी बहुत अच्छा। अभी बंटी के चाचा जी मेरे साथ हैं, बंटी, और बंटी से हम बातचीत करेंगे। बंटी जी आपका स्वागत है। बंटी जी, आपकी भतीजी है सोनिया, उसने बड़ा मुकाम हासिल किया है, हाँ जी। और पुराना आपका काम होता था जो आपके पिताजी करते थे, दादाजी और करते थे, उस काम को आप आगे बढ़े। तो सोनिया एक मध्यम परिवार में होती हुई इस ऊंचाई तक पहुंची, इसको लेकर आपका क्या कहना है? ये शुरू से ही बहुत मेहनती थी जी। इसके शुरू से ही कदम हमारे पास से बीतते हैं बचपन में। अब ये रिटायर होने के बाद ही अलग परिवार, अलग घर बसा लिया। पहले ये हमारे पास ही रहती थी। इसके लक्षण, इसकी पढ़ाई से ऐसे लगता था कि कुछ ना कुछ ये जरूर बनेगी। जरूर बढ़ेगी। अभी सोनिया की चाची जी साथ हैं, बताइए जी, जो आपकी भतीजी है, इतना अच्छा मुकाम उसने हासिल किया, इसको लेकर आपका क्या कहना है? हमें तो सोनिया कटारिया का सिर्फ यही एक ही बात अच्छी लगती है कि ये पूरे परिवार को जोड़ के रखती है जी। कभी इसने ऐसे फर्क नहीं किया कि ये मेरे चाचा चाची हैं, भी इनको अलग कभी नहीं फर्क किया जी। इसने सारे परिवार को बिल्कुल जोड़ के रखती है जोड़ के जी। रखती है। हाँ जी। जी, ये था सोनिया का पूरा परिवार। अब भी हमने आपसे मिलवाया है। पूरा परिवार इतना सादगी भरा परिवार है, और इस सादगी भरे परिवार से ही सोनिया का जो कमल खिला है। उन्होंने एक परचम लहराने का काम किया है, 115वां रैंक लेकर पूरे एरिया का नाम रोशन किया है, और उन्होंने ये भी अपने इरादे जता दिए हैं, उन्हें जो भी काम मिलेगा वो पूरी ईमानदारी से काम करेंगी, ताकि उनके माता पिता का जो नाम है वो और भी ऊंचा हो पाए। बाकी ये तो आने वाला समय ही तय बताएगा कि सोनिया अपना कार्य किस रूप में कर पाती है। कैमरामैन सज्जन सैनी के साथ सुनील मान, न्यू इंडिया लाइव। मेरा नाम मोनिका कटारिया है और मुझे बोलते हुए बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि मैं यूपीएससी 2021 रैंक होल्डर 115 सोनिया कटारिया की बहन हूँ। जो सेलिब्रेशन हमने आज तक सिर्फ टीवी पर देखा था, वो सेलिब्रेशन वाला माहौल सोनिया की वजह से हमारे घर पर भी बना। हमें उस पर बहुत नाज है एंड आई एम रियली प्राउड टू बी हर सिस्टर। मेरे को बहुत खुशी है कि मेरी बहन सिलेक्ट हो चुकी है। मेरे को स्टार्टिंग से ही लगता था कि वो ये मुकाम को बहुत जल्दी अचीव कर पाएगी, क्योंकि जिस हिसाब से उसने बचपन से मेरे को गाइड किया था, जैसे उसने मेरे को मेंटरशिप दी थी, तो उससे मेरे को लग गया था कि एक ना एक टाइम ऐसा आएगा कि वो बहुत बड़ी चीज़ अचीव कर जाएगी।